बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का पार्ट 3। दो पार्ट हम बेटा पहले ही कर चुके हैं। कल हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेज हमारे देश में इसलिए रुके हुए हैं बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम, वी आर हेल्पिंग देम। अगर हम उनसे कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो वो अपने आप ही क्या करेंगे, भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने लोगों को मास एजिटेशन का रास्ता दिखाया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पता है कि पहले ही क्या था, गांधी जी और कांग्रेस के बीच में मतभेद थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ऐसा मास एजिटेशन हो, क्योंकि वो काउंसिल इलेक्शन में भाग लेना चाहती थी और उनको लगता था कि वायलेंस का डर था कि लोग वायलेंट हो जाएंगे और इस प्रकार के आंदोलन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या था, गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव बनाया और 19 जनवरी 1921 में ये आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले देश के अलग अलग भागों में इस आंदोलन को अलग अलग ढंग से लिया गया, अलग अलग ढंग से आंदोलन फैला। तो आपकी बुक का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, गांधी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है आपका असहयोग आंदोलन है, देश के अलग अलग भागों में कैसे फैला और क्या कमियां रही इस आंदोलन की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम सिटीज का करेंगे कि शहरों में आंदोलन कैसे फैला। जब शहरों में आंदोलन फैला तो जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी, गवर्नमेंट एडेड स्कूल थे या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी, स्कूल में टीचर्स ने बच्चों ने जाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ठीक है, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी। पिकेटिंग का मतलब जो एंट्री है शराब की दुकानों की वो बंद कर दी। ठीक है, लिक्वर शॉप को बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो मतलब जो फॉरेन गुड्स थी उनका बॉयकॉट किया गया। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं को लोगों ने यूज करना क्या कर दिया, छोड़ दिया एक तरीके से। इस प्रकार से आंदोलन बड़ी तेजी से फैला। जो लॉयर्स उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। काउंसिल इलेक्शन हुए तो उनका बॉयकॉट किया गया, किसी ने उसमें भाग नहीं लिया एक्सेप्ट मद्रास में जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी, उसने इन इलेक्शन में भाग लिया बेटा, क्योंकि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, ये दलितों की पार्टी थी। इनको ये लगा कि भाई जब हम इस समाज में, जैसे कि आपको पता है कि जाति प्रथा थी भारत में, तो हमें वैसे तो हमारे अधिकार नहीं मिलते, तो इस प्रकार के काउंसिल इलेक्शन में भाग लेकर शायद हम अपने कुछ अधिकार प्राप्त कर सके। तो इन्होंने तो उसका बॉयकॉट नहीं किया, अदरवाइज पूरे भारत में काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। उसके बाद है पिकेटिंग लिकर शॉप, एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़े का जो व्यापार था, जो विदेशी कपड़े का जो व्यापार था, जो भारत में वो क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे भारत में, जो उनका कपड़ा आ रहा था बेटा, वो उसकी डिमांड क्या हो गई, बहुत कम हो गई, आधे से भी कम हो गई। इससे क्या हो गया, इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि डिमांड क्या हो गई, हाफ से भी कम हो गई। तो ये आंदोलन बड़े जोरों शोरों से बड़े लोगों ने दिल से लिया इस मास एजुकेशन को, और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने, ठीक है ना, बच्चे से लेकर बड़े एज तक लोगों ने इसमें भाग लिया और एकजुट होकर सामने आए। और देश की आजादी के लिए उनको ये लगता था कि जब ये आंदोलन खत्म होगा तो क्या होगा, देश आजाद हो जाएगा। तो वो जी जान लगाकर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। अब करेंगे बेटा ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां क्या रही। मैंने बताया कि जो असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लोगों ने बड़े दिल से लिए, ठीक है, बड़ी तेजी से आंदोलन फैला, पर इसकी कुछ कमियां रही। ये आंदोलन काफी लंबा खिंचा और लोगों को लगता था कि ये कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगा, इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी कमी थी कि जब स्कूलों में बच्चों ने जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाना छोड़ दिया, तो उनके पास सैलरी का कोई या बच्चों के पास पढ़ाई का कोई और अदर अल्टरनेटिव उसका जुगाड़ नहीं किया गया, उसका इंतजाम नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ, जैसे बच्चा 1 महीने घर बैठा, 2 महीने घर बैठा, 4 महीने घर बैठा, तो फिर पेरेंट्स को लगा कि अब बच्चे को जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो लोग थे अपनी नौकरियां छोड़ कर बैठे, तो उनके पास भी रोजगार के और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें भी अपनी नौकरियों पर क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा उन्हीं इंस्टीट्यूशन में। तो सबसे बड़ी कमी थी कि पहले ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया गया जिसमें कि लोगों को काम मिल जाए या बच्चों को कोई और एजुकेशन दी जाए, तो ऐसा कोई ढांचा तैयार नहीं किया गया। तो ये अल्टरनेटिव की कमी रही और ये लंबा खिंचने के कारण लोगों ने फिर से उसी काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके अलावा पीपल स्टार्टेड टू जॉइन देयर जॉब्स। खादी इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको पता है कि खादी का जो कपड़ा था वो महंगा था एज कम्पेयर टू फॉरेन क्लोथ। फॉरेन का जो कपड़ा था, विदेशी जो कपड़ा था वो चीपर था। ठीक है, साथ ही साथ क्या था, उसकी केयर भी कम करनी पड़ती थी और उसका प्राइस भी क्या था, लो होने के कारण क्या था, लोग उसको ज्यादा खरीदते थे और भारतीयों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ज्यादा खर्चा कर सके। तो ऐसे में उन्हें वो सस्ता
पड़ता था, तो देखते ही देखते उस कपड़े की डिमांड फिर से बढ़ने लगी। इस प्रकार से शहरों में ये आंदोलन कहीं ना कहीं क्या होता गया, कमतर होता गया, कम वीक 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 होता गया। उसके बाद देखिए कि गांव में इस आंदोलन को किन अर्थों में लिया। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस की बात की थी, ठीक है, क्या वो हर जगह पर उस सब लोगों ने उसको उसी डायरेक्शन में, उसी मोड में लिया? तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि गांव में और किसानों ने इसको किस उसमें लिया। तो स्वामी बाबा रामचंद्र थे जो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर के रूप में भी काम कर चुके थे। गांव में ग्रामीण इलाकों में उन्होंने इसका क्या किया, नेतृत्व किया, वो इसके लीडर थे। अब कहता है कि गांव में इन्होंने कैसे लिया, गांव में इस आंदोलन को कुछ अलग ही अर्थों में लिया, उन्होंने अपनी मांगों से जोड़ दिया इसको, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन था, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ, जिनसे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा भी वो कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई रिवेन्यूएशन नहीं देंगे, और एबोलिशन ऑफ बेगार। बेगार क्या होता है बेटा? बेगार इज द वर्क विदाउट पेमेंट, ठीक है ना। आपसे काम कराया जाए और आपको कोई वेतन ना दिया जाए, कोई भुगतान ना कराया जाए किसी तालुकदार द्वारा, जमींदार द्वारा, किसी अमीर आदमी के द्वारा। काम तो करा लिया पर कोई भुगतान नहीं किया, इसको क्या कहा गया? बेगार कहा गया। अब क्या किया गया? इसके अबोलिशन की मांग की गई, इसको खत्म करो। हमारी जो लैंड है, कुछ ही लोगों के पास इतनी सारी लैंड, और पूरे गांव के पास लैंड ही नहीं है, किसानों के पास जमीन नहीं है, जमींदारों के पास सारी जमीन है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की मांग उठाई गई। उसके अलावा क्या था बेटा? सोशल बॉयकॉट। और जो ये लोग थे, जमींदार थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन बड़ा वॉयलेंट हो गया, ठीक है। उनका नाई धोबी बंद किया गया, जैसे कि सोशल बॉयकॉट को कहते हैं कि आप नाई ना उनके बाल काटेगा, धोबी ना उनके कपड़े धोएगा, दुकानदार उनको सामान नहीं देगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, जिसको कहते हैं सोशल बॉयकॉट। आपकी बुक में लिखा गया नाई धोबी बंद। तो नाई धोबी बंद किया गया, किनका? जमींदार तालुकादारों का। बाजार वर लूटेड, ठीक है। जो लोग इस सहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे, उन्होंने बाजारों को लूटा। तालुकदार और जमींदारों के बिल्डिंग्स पर, आप कह सकते हो उनकी कोठियों पर उन्होंने हमले कर दिए, उनके सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वहां से हटा दिए और जला दिए, आग लगा दी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? हमले किए। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं वायलेंट हो गया। जवाहरलाल नेहरू जी इस समय गांव के दौरे पर निकले, उन्होंने ओद किसान सभा का गठन किया, और देखते देखते पूरे भारत में ऐसी सभाएं बन गई। तो आपने यहाँ पर देखा कि गांव में आंदोलन किस तरीके से फैला। गांव में लोगों ने इसको अपनी डिमांड से जोड़कर रखा, और ये आंदोलन क्या होता गया? वॉयलेंट होता गया। कहीं ना कहीं पर लोगों ने इस पर जमींदारों, तालुकदारों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की, और उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, क्योंकि वो उनकी संपत्तियों पर अपना अधिकार करके बैठे हुए थे। तो उसके बाद है बेटा, अब ये ट्राइबल इलाकों में ये आंदोलन कैसे फैला? अब है बेटा ट्राइबल एरियाज में कैसे फैला ये? ट्राइबल एरिया मतलब जनजाति के इलाके। कॉलोनीज पर, या जो ट्राइबल पीपल थे कॉलोनियल पीरियड में इंपीरियल पावर ने उनके ऊपर ट्राइबल पीपल के साथ कैसा व्यवहार किया, उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो जनजाति के लोग हैं, ये पूरे समाज से कटे हुए होते हैं, ये जंगलों में रहते हैं। और जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनको चाहिए थी लकड़ी, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, तो उन्होंने हमारे जंगलों पर अपना कंट्रोल कर लिया। और दूसरी बात थी कि ये जो जनजाति के लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इनकी इनकम का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, और जो अंग्रेज थे वो इनसे भी टैक्स वसूल करना चाहते थे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट लॉ अंग्रेजों ने इम्प्लीमेंटेड कर दिए। फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट हो गए पूरे देश में, पूरे जंगलों में फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंटेड हो गया। तो उसके बाद क्या किया? इन ट्राइबल लोगों को जंगलों से बाहर निकाल दिया गया, ज्यादातर को। अब जब ये लोग बाहर आ गए तो बाहर समाज से कटे हुए हैं, ये एक तरीके से डिस्प्लेस्ड हो गए अपने नेचुरल, अब जो इनका नेचुरल हैबिटेट था वहां से विस्थापित हो गए। तो सबसे बड़ी बात तो इनको ये बुरी लग रही थी कि बाहर आकर ये समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। दूसरी बात क्या थी बेटा? ये जो लोग थे इन्हें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करना पड़ रहा था, इन्हें बहुत कम पे किया जाता था। एक तरीके से क्या है, ये इनकी जो जीवन था वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता जा रहा था, ठीक है। इन्होंने अपना सम्मान, अपना कल्चर क्या था, एक तरीके से खो दिया था। तो ये बड़े परेशान थे इस चीज से। अब आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल की बात करते हैं हम। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल है, वहां पर बेटा वहां का लीडर था अलूरी सीताराम राजू, ठीक है। उसको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये जो अंग्रेज है हमारे ऊपर इस प्रकार से शासन करे। वो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं थी। वो कहता था कि मैं पुराना सम्मान अपना दिलाऊंगा, अपनी जनजाति को अपना सम्मान दिलाऊंगा। तो इसलिए उसने क्या किया? गुरिल्ला वार छेड़ रखी थी
किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। गुरिल्ला वार क्या है? गुरिल्ला वार एक हिडन वॉर है, ठीक है ना, कोई डिक्लेयर वॉर नहीं है, हिडन वॉर है। जब भी आपको मौका मिला तभी आप उन पर अटैक कर दोगे, ठीक है। आपको कोई पुलिस स्टेशन मिला, पुलिस वाले मिले, जब मौका मिलेगा आप उन पर अटैक कर दोगे। यू आर not allowed to enter in the forest, तो tribal people are not allowed to enter in the forest but they enter in the forest forcefully। जब मौका मिलता था वो जंगलों में घुसते थे, चोरी छुपे घुसते थे, अगर कोई आगे आ जाए उसको मार के घुसते थे। एक तरीके से उन्होंने जो उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने गुरिल्ला वॉर छेड़ रखा था। जब मौका मिलता था वो अंग्रेज अधिकारियों पर, अंग्रेज सिपाहियों पर क्या करते थे? अटैक करते थे और जंगलों में दोबारा घुस जाते थे, वहां से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेते थे। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला वार छिड़ा हुआ था। और वहां का जो लीडर था, लीडर का नाम क्या था बेटा? याद करना है आपको, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। ये गांधी जी का ग्रेट फॉलोवर था, ये गांधी जी का अनुयायी था। इसने क्या कहा? मैं भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भाग हूँ। ये अपने आप को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ बताता था और एक उसको लगता था कि गांधी राज आएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। पर जो अल्लूरी सीताराम राजू था वो गांधी जी का ग्रेट सपोर्टर तो था बेटा, पर वो गांधी जी की इस बात पर कि मास एजिटेशन से और केवल नॉन वायलेंस से ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं मानता था। वो वायलेंस का फेवर करता था। वो कहता था कि जब तक हम इनको बराबरी की टक्कर नहीं देते, जब तक हम इन पर भी हथियारों का प्रयोग नहीं करते, तब तक इनको अपने देश से हम नहीं निकाल सकते। तो एक इस बात में क्या था, उसका व्यू पॉइंट गांधी जी से अलग था। वो भी गांधी जी की तरह शराब छोड़ने के लिए कहता था, वो भी कहता था खादी के प्रयोग पर, या जो अपने देश की संस्कृति के ऊपर बल देता था, तो वो क्या खादी के प्रयोग पर बल देता था, शराब छोड़ने की बात कहता था, लोगों को अच्छी शिक्षा देता था। लोगों को लगता था कि उसके पास मैजिक पावर है, वो कभी नहीं मरेगा, उसके पास देवीय शक्तियां हैं, या वो कोई मैजिशियन, ठीक है। लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, उसकी बड़ी समाज में क्या थी, बड़ी उसकी अच्छी प्रेस्टीज थी, लोग उसके बड़े अनुयायी थे। तो वो पुलिस स्टेशन पर अटैक करता था, पुलिस स्टेशन पर अटैक करके क्या करता था? गुरिल्ला वॉर छेड़े रखता था। 1924 में पर अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उसको क्या कर दिया गया बेटा? मौत की सजा दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अब क्या बेटा? अब हम बात करेंगे प्लांटेशन की। प्लांटेशन में कैसे फैला, ठीक है, ये मूवमेंट प्लांटेशन में कैसे फैला? प्लांटेशन है क्या? सबसे पहले ये समझो, सेम क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें क्या है? एक ही क्रॉप उगाई जाती है बहुत बड़े फार्म में, सारी एक्टिविटीज उस फसल से रिलेटेड वहीं पर होती हैं, ठीक है। और ये कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, बाजार में बेचने के लिए और लाभ कमाने के लिए होती है। अंग्रेजों ने हमारे देश में चाय, कॉफी, रबड़ और बहुत सारी चीजों के प्लांट्स लगाए थे, ठीक है। अब ये जो इंडिगो के भी प्लांट्स लगाए थे, तो ये जो प्लांट्स लगाए थे उसमें वो कहाँ से वर्कर्स लाते थे? वो भारतीयों को ही वर्कर के रूप में लाते थे। 1859 में उन्होंने एक इनलैंड माइग्रेशन एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग इन प्लांटेशन वर्कर को ये एक्ट साइन करवा के वो क्या करते थे? प्लांटों में लेकर आते थे, प्लांट्स में लेकर आते थे। अब ये इनलैंड माइग्रेशन एक्ट क्या था बेटा? ये ऐसा कानून था जो उनको पूरी तरह उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता था, उनको प्लांट के बाहर कहीं भी जाने का अधिकार नहीं होता था। वो केवल स्पेशल परमिशन पर ही प्लांटेशन से बाहर जा सकते थे, इवन अपने घर भी नहीं जा सकते थे सालों तक, ठीक है। उनको जो परमिशन मिलती थी वो रेयर कभी कभी मिलती थी, जो वो स्पेशल होती थी तभी उनको परमिशन मिलती थी, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू गो एट देयर होम्स, उनको अपने घर जाने तक की परमिशन। तो ये जो लॉ था इसमें पहले बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया जाता था, बट इट वाज ए हार्श लॉ, ठीक है ना। जो प्लांटेशन में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनके जीवन को बिल्कुल एक तरीके से स्पॉइल कर देता था ये। तो इनलैंड माइग्रेशन एक्ट 1859 में जो लगाया गया था, ये वर्कर कहीं भी जाना उनको अलाउड नहीं था। बट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया तो इनको लगा कि अब हम भी इसका